नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 25 मार्च की इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड। थोड़ा सा इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को भी हम लेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स। और इसमें हम ये देखेंगे कि जो इसमें मैं आपको बताता चलूँ इसमें हम क्या करने वाले हैं। एक तो जो है कि फाइनेंस बिल जो है 2021 का ये राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ हम इसकी जो डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं इसको लेकर के जो थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस पर बात करेंगे। और कोविड स्केयर की वजह से जो 7 लाख करोड़ का जो 2 दिन में जो एक तरीके से निवेशकों के जो डूबे हैं हम उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो सरकार की नीति रही है उसके साथ एमएसएमई को लेके और संसद में वित्त मंत्री ने किस तरीके से इस बात को रखा है। और एयरपोर्ट बिल के साथ संबंधित एक खबर है हम उस पर भी एग्जाम से परस्पेक्टिव से क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो क्लेरिफिकेशन आया है सरकार के तरफ से 4 डेज अ वीक की बात, ये काफ़ी वक्त से चल रही थी कि इस तरह से कर दिया जाएगा। काफ़ी एक्सपर्ट्स ने भी माना था लेकिन उसको लेकर के एक बहरहाल क्लेरिफिकेशन आ गया ऑफिशियली सरकार की तरफ से। और चाइल्ड अडॉप्शन पॉलिसी जो है सरकार की इसमें कुछ फेरबदल हुए हैं और जिसको सभी दलों ने एक तरीके से सर्वसम्मति से पारित किया है। तो इसकी जो मोडालिटीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है तो इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद जो कहा गया है कि पेट्रोल डीजल को लेके जो जीएसटी के अंदर जो एक पॉसिबिलिटी है उसके फिलहाल कोई आसार नहीं है। तो इसकी क्या डिफरेंट डिफरेंट जो इसमें फाइंडिंग्स हैं हम उस पर बात करेंगे। और ईरान से भी एक है कि ईरान का जो ऑयल डायनामिक्स है, ईरान को लेकर के जो बात हुई है वो ये हुई है कि ईरान से रुपए की बजाय अन्य मुद्रा में होगा निर्यात। तो ये इस कदम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका डायनामिक्स क्या है, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बनेगा और ईरान के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं चाहे वो 4 बार पोर्ट को लेके हों या ऑयल की तरफ से हों, और ईरान पे जो सैंक्शंस रहे हों, फिर ईरान और अमेरिका का जो टसल रहा है, और ये सारी तमाम बातें इसको हम थोड़ा सा लेंगे और उसको सेपरेट फीचर में हम करेंगे। जो ऑयल की डायनामिक्स है उसको हमने पहले भी करते आए हैं। तो इसमें जो एक बात और निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है कि ऑप्टिकल फाइबर को लेके जो सरकार की जो नीति है, जो विजन है, उस पर चर्चा जरूरी है। इससे क्वेश्चन बन सकता है। और इसके बाद हम शॉर्टफॉल देखेंगे किस तरीके से एयरफोर्स के अंदर पायलट्स की जो बताई जा रही है, ऑफिशियली बताई जा रही है पार्लियामेंट के अंदर। और उसके बाद चाइनीज एग्रेशन जो है वो किस तरीके से अनअबेटेड ये बढ़ रहा है और इसको लेकर के संसद में जो क्या कहा गया है, उसकी जो चिंता जाहिर की गई है, तो उस पर हम बात करेंगे। और गवर्नमेंट जो सरकार की जो स्पेंडिंग है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर, इस पर नीति आयोग का क्या सोचना है, वो बहुत ये इंपॉर्टेंट एसेंशियल फ्रेमवर्क होगा सरकार की नीति की आगे, एक तरीके का विजन। इसको लेकर के बहुत कैपेक्स पे और नीति आयोग पर हम बात करेंगे। डिजिटल टैक्स को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं लेकिन फिलहाल इस पर थोड़ी राहत की है बात, तो इस पर भी बात होगी। और आईसीआईसीआई लेकर के एक ईएमआई, एक तरीके से नेट बैंकिंग को लेके उसमें एक सामान खरीद सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम ले लेंगे क्योंकि पूछा जा सकता है कौन से बैंक ने ये किया है, तो आपका आंसर ये आईसीआईसीआई से होगा। इसको हम छोड़ देंगे तो अगर कहीं क्वेश्चन इससे आगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है कि जो अर्थमेटिक है, जो एक तरीके से आईपीओ का वो जो वोलेटिलिटी है शेयर मार्केट्स के अंदर, और जो इंटरनेशनल कारणों से भी है और कुछ हमारे यहाँ इनहेरेंट जो पैनिक जो हो जाता है, उसको लेकर के आईपीओ का जो इक्वेशन है, जो अर्थमेटिक है, वो किस तरह से गड़बड़ा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। और इंडिको जो है एक तरीके से लॉकडाउन में जो उसने टिकटों को रद्द किया था, तो उसमें 1030 करोड़ रुपए उसने लौटाए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है। इसके साथ साथ ग्राम उज्ज्वला जो है वाराणसी में ये इस तरीके से लॉन्च हुई है, इससे भी एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। और एनएचआई के जो बड़े मेगा प्लान्स हैं उसमें जैसे एक है कि 600 जो वेस्ट साइड अम्यूनिटीज़ ये बात कर रहे हैं नेशनल हाईवेज के साथ, इसमें 5 साल के अंदर इसको करने का जो विजन है। नेशनल हाईवे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में पिछले कुछ दिनों से हमने इसे कवर भी बराबर किया है। इसके बाद एक रिपोर्ट आई है एसबीआई की, इससे भी पूछा जा सकता है जीएसडीपी को लेकर के। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट्स के हवाले से। और एक सी कोड पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, तो हम इस पर भी बात कर लेंगे। और इसके साथ साथ जो है एक सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फोरम यानी कि सीडीएफ को बनाया गया है, जिसका मुख्यतः काम एक तरीके से रिवैम्प करना और उसमें एनर्जी डालना या रिवाइटलाइज करना जो कोऑपरेटिव सेक्टर है हमारा, ये बहुत एसेंशियल सेक्टर है। इसको लेकर के क्या होगा, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है किसकी अध्यक्षता में ऐसा किया जा रहा है। तो सुरेश प्रभु आपका सही आंसर होगा, लेकिन हम इसमें थोड़े से डिटेल्स और देख लेंगे। इसके बाद बात आती है कि जो जीडीपी ग्रोथ को लेकर जो फिच है रेटिंग एजेंसी, इसने अपनी जो है उसको रिवाइज किया है और इन्होंने 12.8% की बात की है अगले फिस्कल ईयर के बाद। इसके अंदर भी हम थोड़े से डिटेल्स देखेंगे। और न्यू चीफ जस्टिस की एक तरीके से
जो रिकमेंडेशन है एन वी रमन्ना जी जो हैं, ऑनरेबल जस्टिस जो हैं एन वी रमन्ना जी, ये शायद बन सकते हैं इसको लेकर के। और एक ये DPIIT को लेके जो ई कॉम के जो FDA पॉलिसीज पे हमने बराबर बात की है, और ई टेलर्स के संदर्भ में जो इसका क्या एक तरीके से इनपुट होगा वो बहुत असेंशियल होने वाला है। और इंडिया रेटिंग्स की तरफ से एक वार्निंग तरह पे आई है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के क्या किस तरीके के परिणाम हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि नीति आयोग के जो एक CEO हैं अमिताभ कांत, इन्होंने ये कहा है कि छोटी छोटी जो PSBs हैं इनको पहले प्राइवेटाइज करना ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है। तो बहरहाल उनका इस तरीके से कहना भी हो सकता है कि बड़े बड़े को कर दीजिए, जो प्रोटेस्ट होगा उसको देखा जाएगा। और ये जो होगा इस तरीके से सरकार ऐसे बताएगी कि जो यूनियंस है उनके भी हित में है प्राइवेटाइजेशन, ऐसी बात। सरकारी वर्जन जो है वो इस तरीके का है, तो हम इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ राणा कपूर की बात कर लेंगे, किस तरीके से सेबी का उनका एक निर्देश आया है, अडानी ग्रीन ने किसको एक्वायर किया है। तो ये दो तीन खबरें, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम इसको ले लेंगे क्लोजिंग एंड में। तो ये तमाम बातें जो हैं हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर करते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि संसद के अंदर जो मोटी मोटी बातें हुई हैं, और उसके बाद हम इकोनॉमिक सेक्शन पे हम पूरी तरीके से आ जाएंगे। तो सबसे पहले एक तरीके से फाइनेंस बिल जिस तरीके से राज्यसभा में पास हो गया है, उसके साथ साथ दो चार बातें और हुई हैं, जैसे सीमा शुल्क का जो ढांचा है इसको रैशनल किया जाएगा, इसको तर्कसंगत बनाया जाएगा। तो राज्यसभा ने एक तरीके से जो विधि विधेयक है, फाइनेंस बिल है, इसको लौटा दिया है। और इससे आम बजट को जो है संसद की जो 5 स्टेजेस होती हैं, जिसको जब हम बजट समझा रहे थे उस वक्त किया था, तो आम बजट को संसद की इससे मंजूरी मिल गई है। तो राज्यसभा ने एक तरीके से विधि विधेयक जो फाइनेंस बिल है 2021-22 का, इसको चर्चा के बाद यानी कि बिना किसी संशोधन के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें राज्यसभा की तरफ से कोई संशोधन नहीं आया है, और इसको बिना किसी संशोधन के लोकसभा को लौटा दिया गया है। इसी के साथ जो है संसद में आम बजट को मंजूरी मिलने की जो प्रक्रिया है वो इससे पूरी हो गई है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लोकसभा ने वित्तीय विधेयक को एक तरीके से उसे एक दिन पहले ही मंजूरी दे दी थी। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने उच्च इस तरह से राज्यसभा के अंदर वित्तीय विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इन्होंने इसमें ये भी ऐड किया था कि जो सीमा शुल्क का ढांचा है इसको तर्कसंगत बनाया जाएगा। इससे होगा क्या, इसका जो रैशनल दिया जा रहा है, इससे होगा ये कि जो घरेलू कारोबारी हैं, खासतौर पर जो MSME सेक्टर के हैं, जो इसमें उद्यमों को एक तरीके से सुविधा मिल सके। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप से एसेंशियल है MSME को लेके। और इसके बाद जो है करीब करीब 25-55% का कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि साथ ही जो इसके है, उन्होंने आधार जो है, आधार आपका जो है आधार कार्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसको भी और व्यापक बनाया जाएगा। और फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि भारत जो है एक निवेश ग्रेड रेटिंग है, और अच्छे निवेश के चलते ये नहीं घटेगी। यानी कि इन्होंने रेटिंग्स के हवाले से भी कहा है कि भारत जो है उसको ए ग्रेड मिला हुआ है, और ये जो है कि जो अच्छे निवेश के चलते, और उसमें उम्मीद है, और उसके चलते जो है इनकी रेटिंग्स नहीं घटेगी। यानी कि दूसरे लफ्जों में इसको कह सकते हैं कि जो सरकार है, जब इन्होंने फिस्कल डेफिसिट 2025-26 तक एक तरीके से बहुत बढ़ने की बात की थी, वहीं कंट्रोल में आने की बात की थी, उस वक्त रेटिंग एजेंसीज को इन्होंने इतना ख्याल नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो वजह है वो ये बनती है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, रेटिंग्स को भी और इंडिया के जो एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट को लेकर के। तो ये जो बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इनके मद्देनजर जो है सरकार उस पर एक तरीके से अपनी जो है ये बता रही है कि सरकार उसको लेके काफी संजीदा है। तो इसके साथ साथ जो बात होती है, तो इसमें जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर का ये भी कहना था कि जो टैक्स की जो व्यवस्था है, यानी कि जो कर व्यवस्था है, इसमें जो चेंजेस हैं या इसमें जो बदलाव का जो मकसद है वो कारोबार को आसान करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाना है। और प्रधानमंत्री मोदी भी ये कह चुके हैं कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। तो उसके मद्देनजर सरकार जो है एक फैसिलिटेटर की भूमिका में है, और जो एक तरीके से इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसी का नतीजा है कि जो कोरोना का जो संकट है और जो इकोनॉमिक मोर्चे पर एक तरीके से इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। ये सरकारी वर्जन है ऑफ कोर्स। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात निकल करके आई है वो ये है कि जो पीएम की जो है गरीब कल्याण योजना के तहत जो है, पीएम गरीब कल्याण योजना आप याद रखें, वैसे तो सबको पता है, इस बारे में काफी चर्चा हुई है इसकी। तो पीएम जो गरीब कल्याण योजना है, इसके तहत जो है 80 करोड़ लोगों को, मैं फिर से कहता हूं, पीएम गरीब कल्याण योजना के
तहत जो है 80 करोड़ लोगों को 8 माह तक मुफ्त राशन दिया गया। तो 8 माह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 80 करोड़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत और लॉकडाउन के अंदर। इसके कोविड के बाद जो इम्पैक्ट है, तो फाइनेंस मिनिस्टर का यह भी कहना था कि बैंकों की जो एनपीए है एक तरीके से ये घटकर जो है मार्च 2020 में जो है ये इंपॉर्टेंट फिगर है 8.99 लाख करोड़ यानी कि 8.99 ट्रिलियन रुपीस हो गई है। तो ये घट करके मार्च 2020 में जो है 8.99 लाख करोड़ रुपए रह गई है। तो फाइनेंस मिनिस्टर का आगे इसको ये भी कहना था कि उन्होंने जिस तरीके से जो पहले की जो सरकारें हैं उनके शासनकाल के अंदर अर्थव्यवस्था को समुचित तरीके से मैनेज नहीं किया गया, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। इसको काफी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी इस बात का समर्थन किया था, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से यूपीए 2 के वक्त पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जाती थी, पर वो बहरहाल अलग डिबेट की बात है। लेकिन फिलहाल जो है सरकार ने इसको बहुत कहा है, इसको एक तरीके से कहा है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से 2014 से 2019 में जो जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो 7.5% थी, जो 2009 से 2014 के दौरान जो है 6.7% थी। तो मैंने इस पे भी बात की थी कि जीबीए और जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो अलग क्यों दिखा रहे हैं, और एक तरीके से सुब्रमण्यम का ये कहना, कौशिक बसु का ये कहना रादर कि किस तरीके से 2% इन्फ्लेट हुआ, इस पर वो लेक्चर आप देखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि 2015 जनवरी से किस तरीके से इसमें चेंजेस आया, पहले गणना किस तरीके से होती थी, बेस ईयर का क्या रोल है, फैक्टर कॉस्ट का क्या रोल है। तो ये तमाम बातें जो है हमने जीडीपी और जीबीए वाले के दो पार्ट में है वो लेक्चर, आप प्लीज इसको देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि स्टैटिस्टिकली कैसे इंडिया की ये गणना की जाती है, और एक ही एक डेटा के साथ जो है अलग अलग संकेत जीवीए क्यों दे रहा है और जीडीपी क्यों दे रहा है। तो इस पर वो लेक्चर आप देखिएगा तो आपको कैलकुलेशन का पता चलेगा। लेकिन बहरहाल सरकार का ऑफिशियल वर्जन ये है। इसके साथ साथ जो एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात कर लेते हैं। उसमें यह बात निकल करके आती है कि जो एयरपोर्ट जो आर्थिक नियामक प्राधिकरण बिल है ये पेश कर दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि केंद्र सरकार ने जो भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, इसमें अमेंडमेंट है, ये संशोधन विधेयक है 2021 का, इसको लोकसभा में पेश कर दिया गया है। तो इसके जो मोडालिटीज हैं जो विधेयक के में जो है प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा बदलने का प्रभाव, इसमें एक तरीके का प्रस्ताव है जो कि मंजूर कर लिया जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस विधेयक के साथ ही जो प्रमुख हवाई अड्डे की जो परिभाषा है उसको बदलने का प्रस्ताव है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस विधेयक की फाइंडिंग्स क्या है या इसमें जो है किसका कोर क्या है। तो ये आपका बनता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि इसके जो है कि इस विधेयक में प्रमुख हवाई अड्डे की परिभाषा को बदलने का प्रस्ताव है, ताकि जो रैशनल है हवाई अड्डों के एक समूह के लिए शुल्क का दायरा बढ़ाया जा सके। और इसके साथ भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियम प्राधिकरण जो है देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर जो यह कि वैमानिकों शुल्कों का निर्धारण करता है। तो ये जो है वैमानिकों शुल्कों का निर्धारण करता है, और इसका जो रैशनल दिया जा रहा है यानी कि जो ये ताकि हवाई अड्डों पर एक समूह के लिए शुल्क का दायरा बढ़ाया जा सके। तो अभी जो मौजूदा हालात है, अभी जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उसे माना जाता है जिसमें सालाना जो है 35 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही होती है, यानी कि 35 लाख लोग उनको एक तरीके से उनकी आवाजाही होती है। तो ये जो है इस दिशा में ये कदम है। अब ये कितना सक्सेस होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन बहरहाल जो है आपको ये देखना होगा कि इसमें जो कोर बनेगा, इसका जो विधेयक में प्रमुख जो है वो हवाई अड्डों की परिभाषा बदलने का प्रस्ताव है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं जो पेट्रोल डीजल की, इसके बाद हम ईरान की भी बात करेंगे, वो बहुत सेंसिटिव इशू है। इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल जो है इसको जीएसटी में लाना जो है 10 साल संभव नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले वित्त मंत्री ने कहा था कि स्टेट के साथ बात करने को तैयार हैं, इनका वेलकम है। लेकिन बहरहाल जो है अब इसकी रीजन समझ में आ सकती हैं, एक तो एक्साइज है, दूसरा शेयरिंग है और दूसरा सेस है। तो कई सारे मुद्दे और फिर फाइनेंस जो है स्टेट्स के भी और सेंटर के भी, उनकी हालत थोड़ी सी इस वक्त दिक्कत में है। और इसको कल भी जो था सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सरकार की जो हालत खुद अपनी आर्थिक संकटों में जूझ रही है, जब उन्होंने लोन मॉनिटरिंग की बात की थी, वो हमने कल के लेक्चर में डिटेल में हमने उस पर बात की है। तो जीएसटी परिषद सदस्य रहे एक तरीके से, जो एक तरीके से जो गवर्नमेंट के जो भाजपा के एक तरीके से सांसद हैं, राज्यसभा मेंबर सुशील मोदी, इन्होंने ये बिल्कुल साफ साफ कर दिया है कि राज्य इसके लिए नहीं होंगे तैयार, ऐसा उनका ये कहना है। तो एक तरीके से ये उस बैकड्रॉप में देखा जाना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में ये कहा था कि इस मुद्दे पर परिदर्श को चर्चा को वो तैयार है। तो उसका ये एक तरीके से रिबटल के तौर पे देखा जाना चाहिए, लेकिन माइल्डली।
इसके साथ साथ जो है पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं, इस पर चर्चा के दौरान जो है सुशील कुमार मोदी का ये कहना था कि उन्होंने राज्यसभा में कहा है ये कि 8 से 10 साल तक पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं है। इसकी जो वजह बताई उन्होंने, ये बताया कि इससे राज्यों को सालाना जो है 2 लाख करोड़ के राजस्व की हानि होगी। ये पहला इनकी फाइंडिंग है। और दूसरा, राज्य के इस नुकसान को वहन करने को तैयार नहीं होंगे, यानी कि ईयरली जो है स्टेट्स को करीब करीब 2 लाख करोड़ का जो है इससे नुकसान होगा। और उसके बाद जो है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें हैं, अलग अलग वैट है, तो इसके साथ साथ जो है पेट्रोल जीएसटी, पेट्रोल डीजल पर, और ये बहुत प्रमुख सूत्र है केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए भी। और राज्य सरकारों के सूत्र जो है वो काफी लिमिटेड हैं, लिक्विड स्टैम्प ड्यूटी और ये पेट्रोल वाला ही इसमें मुख्यतः आता है। इसके बाद जो है ये जो है बिहार के पूर्व एक तरीके से वित्त मंत्री भी हैं, और जो सुशील कुमार मोदी का इस तरीके से कहना था कि जो मांग उठ रही थी कि जीएसटी को लंबे समय से ये जुड़े रहे हैं, इसमें जीएसटी काउंसिल के अंदर भी काफी इनकी भूमिका अहम रही है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो इन्होंने ये इस तरीके से कहा कि शामिल करने वाले सालाना 2 करोड़ रुपए की इसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक सवाल उठेगा। जब तक इस सवाल को एड्रेस नहीं होगा तब तक जो है इसको लाना जो है बहुत दूर की कौड़ी है। इसके साथ साथ जो बात हुई है इसमें ये कि जैसे जीएसटी को ये भी कहा जाता है काफी हल्कों में जो है अपोजिशन की तरफ से कि गब्बर सिंह टैक्स है। तो इसमें जो है कि इस मुद्दे को अगर सही जगह जो है वो इसकी जीएसटी काउंसिल के अंदर उठाने की है, तो इसमें जो है कि जो इसको लेकर के जीएसटी का ये है कि इसके फैसले का विरोध नहीं है, लेकिन जो बहरहाल जो है राज्य और केंद्र पदार्थों पर लगभग लगभग जो है, अगर इस हम डेटा की बात करें तो राज्य और केंद्र जो है पेट्रोलियम पदार्थ पर जो है करीब करीब जो है 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर वसूलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। और देश के कई राज्यों में जो है पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पेट्रोल पार हो गई है। और इसमें जो है कि इसको दायरा में, तो एक तरीके से ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है। अब ये दूर की कौड़ी है, इस पर प्रॉपर इस पर विचार विमर्श होगा, लेकिन उन्होंने 10 साल का एक डेट दे दिया है। लेकिन बहरहाल जो है कि इस पर तो सरकार ही बताएगी कि आगे होगा क्या। तो अभी बहरहाल जो मौजूदा स्थिति है वो यही है। इसके साथ साथ जो है एक क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से ये आया है कि दफ्तरों में जो है कि 4 दिन के हफ्ते की व्यवस्था पर अभी कोई विचार नहीं है। तो इस तरीके से केंद्र सरकार ने के दफ्तर जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ऑफ कोर्स, इसके हफ्तों में 4 दिन काम करने की व्यवस्था लागू नहीं होगी। तो ये केंद्रीय जो इन्होंने कहा है, एक तरीके से लेबर मिनिस्टर हैं, तो केंद्रीय श्रम मंत्री जो हैं संतोष गंगवार ने एक तरीके से इसको बताया है पार्लियामेंट को, लोकसभा के अंदर। इसका ऐसा कोई ना कोई प्रस्ताव है और ना ही इस पर कोई विचार है। तो उन्होंने कहा कि काम के दिन, घंटे और छुट्टियां जो हैं, ये जो है ये इंपॉर्टेंट एग्जाम परस्पेक्टिव से हम ये न्यूज ले रहे हैं कि ये वेतन आयोग के सिफारिशों पर तय होती है। यानी कि इसका जो आपका एग्जाम परस्पेक्टिव से पॉइंट है वो ये है कि जो ये काम के दिन, घंटे, छुट्टियां जो हैं, ये वेतन आयोग की सिफारिशों पर तय होती हैं। यानी कि हवा में एक शोशा छोड़ दें उस तरीके से नहीं होगा। तो वेतन आयोग जो है जब ये सिफारिशें करेगा तब उस पर विचार करने का एक स्कोप है, अदरवाइज तो ये सिर्फ हवा हवा बातें हैं। तो चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर 5 दिन काम और हर दिन 8.5 घंटे काम की व्यवस्था लागू की गई थी। यानी कि जो फोर्थ पे कमीशन था चौथे वेतन आयोग में, इसके हिसाब से 5 दिन काम करना है और जो है हर दिन जो है 8.5 घंटे काम की व्यवस्था की गई थी। और 7वें आयोग ने भी इसे बरकरार रखने की सिफारिश की है। तो एग्जाम परस्पेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि ये जो मौजूदा स्थिति अभी जो हमारे यहाँ है 5 दिन काम करने की और 8.5 काम करने की, किसने किया था? तो चौथा वेतन आयोग इसका रियल आंसर होगा। और जो है 7वें वेतन आयोग ने इसी को बरकरार रखा था। तो एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको चौथा इसको कहते हैं वेतन आयोग और 7वां वेतन आयोग, ये याद रखना है। और जो ये छुट्टियां होती है ये वेतन आयोग की सिफारिशें पर तय होती हैं। तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्जन है, आपको एग्जाम में इसी को मानना है। अब एक बात हम और कर लेते हैं कि जो हाल ही में जो नीलाम स्पेक्ट्रम्स हैं उसमें जो है 5G का इस्तेमाल होगा। इसके बाद यह है कि गवर्नमेंट ने कहा है, लोकसभा के अंदर ये कहा गया है। और इसी में जो हाल ही में जो नीलाम हुए स्पेक्ट्रम का जो इस्तेमाल है 5G सेवाओं के लिए हो सकता है, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। तो संचार के जो राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, इन्होंने ये कहा है कि मार्च के अंदर 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम नीलाम में। फिर से कहता हूं, संजय धोत्रे जो हैं ये सचिव हैं, एक तरीके से संचार राज्य मंत्री हैं। और जो इसमें जो ये मार्च के अंदर जो ये हुआ था 700, 800, 900, उसके बाद ये 1800, फिर 2100, फिर 2300, फिर ये 2500, ये आपको याद रखना होगा। ये मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलाम हुए थे जिसमें कंपनियों ने जो है ये ऑफर हुए थे, इसमें कंपनी ने 800, 900, 1800 यानी कि 700 इसमें से हट गया। फिर उसके बाद आपका 2100 और 2300 यानी कि इससे 2500 हट गया। तो ये मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम खरीदे थे, 3 कंपनियों ने नीलामी में हिस्सा लिया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बहरहाल जो है अब जो बात
बात है इंपॉर्टेंट वो है कि चाइल्ड अडॉप्शन को लेकर के बात बहुत इंपॉर्टेंट हुई है। इसमें जो है एक तरीके से ये देखा जाएगा कि किशोर न्याय संशोधन बिल को भी संसद ने मंजूर कर लिया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, किशोर न्याय संशोधन बिल को मंजूर कर लिया है। इसमें जो है कि बच्चों को गोद लेने से जुड़े मामलों की जो जिम्मेदारी है अब वो जो है डीएम और एसडीएम के हवाले करने का जो प्राविधान वाला है, इसमें ये कोर जो है इसका कि डीएम और एसडीएम इसको देखेंगे। इसका जो है कि हवाले जो प्राविधान किया जाएगा उसमें जो होगा आपका जो किशोर न्याय जो है यानी कि बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक को जो है पार्लियामेंट ने से पास कर दिया और सभी दलों का इसे समर्थन मिला है। इस पर एक तरीके से कोई ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं हुई। तो लोकसभा में एक तरीके से विधेयक पारित हो चुका है और इससे जो इसमें होगा क्या कि इससे बच्चों के जुड़े मामलों को जल्द निस्तारण के कई प्रावधान है। अब ये किस कंटेक्स्ट में लिए गए हैं इसका बैकड्रॉप भी आपको पता होना चाहिए कि कानून की निगरानी और क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी भी है वो भी जो है डीएम को दे दी गई है। और राज्यसभा में इस बिल को जो है ये पहले पास हो गया था, यानी कि पहले राज्यसभा से पास हो गया था, अब इसे लोकसभा ने कर दिया है। तो इसे अब ये राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। तो यानी कि किशोर न्याय संशोधन बिल जो है इसे संसद की मंजूरी मिल गई है। अब जो इसका जो बैकड्रॉप है वो ये है कि इस विधेयक के जरिए होगा क्या कि प्रशासनिक जो ढांचा है इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, इसको और रैशनल किया जाए, इसको और तार्किक किया जाएगा। और उन्होंने ये एक तरीके से ये भी देखा जाएगा कि जो वर्तमान जो हालात हैं सरकार ने इसको माना है कि संतोषजनक नहीं है, यानी कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और इसका जो आंकड़ा है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से या जब आप आंसर्स या जब आप आंसर्स लिखते हैं तो उसके मद्देनजर जो आपको इसमें लिखना है वो ये है कि देश में जो है 29% जो है बाल गृह जो है पंजीकृत तक नहीं किया गया, यानी कि 20 या ये डेट आपसे पूछा जा सकता है कि 29% जो है जो बाल गृह हैं वो पंजीकृत तक नहीं यानी कि रजिस्टर्ड तक नहीं है। और इसमें कई बाल गृहों के अंदर बिहार के अंदर भी एक हुआ था ये, और ये बहुत चिंता की बात है उसमें जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए थे। और जो बाल गृहों के जो एक तरीके से यौन शोषण की शिकायतें आई थी और बेहतर इसमें पुनर्गठन ढांचे इसके अभाव में देश में गोद लेने की जो प्रक्रिया है ये बेहद जटिल हो गई थी। तो गोद लेने की प्रक्रिया में जो निर्धारित समय से अधिक समय हो रहा था तो इसको कानून एक तरीके से हो गया है। इससे उम्मीद करते हैं कि इससे जो होगा इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा और बच्चों की सुरक्षा किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए किसी भी कोताही की। अब हम बात कर लेते हैं इसमें ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस को लेकर के। इसमें अगेन इंपॉर्टेंस ये है कि 6.5 लाख गांवों को ये लगेगा। तो इसमें जो है कि केंद्र संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद, इन्होंने लोकसभा में ये कहा था कि जो देश में जो है 6.5 लाख गांव जो हैं गांवों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लगाया जाएगा। फिर से बोलता हूं 6.5 लाख गांवों के अंदर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लगाया जाएगा। तो इसके लिए जो बुनियादी ढांचा उसको स्थापित करने का काम जो है वो लॉकडाउन के दौरान भी जारी था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आप 1 2 ABCD करके कि ये काम लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था, तो आपको लगा शायद बंद कर दिया गया हो, लेकिन ये उस वक्त भी जारी था। तो ये जो है कि बेसिकली इसमें जो देश का जो संचार ढांचे में सुधार के लिए जो है ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इसे कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया, उसके लिए प्रतिबंध है। तो लॉकडाउन के दौरान सरकार ने जो है वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया और अब जो है वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि कहीं से भी काम करना। तो इसको एक वेलकम स्टेप के तौर पे देखा जा रहा है। तो स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन हम देश की थोड़ी सी हालत भी जानते हैं कि उसमें क्या है। लेकिन ये चलिए कुछ पहल तो हो रही है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसे में जो है गाँवों में इंटरनेट व्यवस्था सुधार करने के से लाभ होगा। तो ये जो है आप एक तरफ देखें कि 80 करोड़ लोगों को आप जो है लॉकडाउन के दौरान ये पार्लियामेंट के अंदर सेम डे कहा जाता है कि हमने इतने लोगों को जो है एक तरीके से 80 करोड़ लोगों को 8 माह तक मुफ्त राशन दिया पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत में, और हम वहीं पे कह रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर। तो इन दोनों के बीच में एक तरीके का सामंजस्य, एक तरीके का रियलिटी शो भी होना चाहिए। एक तरीके का ये देखना चाहिए कि यथार्थ क्या है, रियल ग्राउंड कंडीशंस क्या हैं, और इसका जो फायदा है वो आम जनता तक बिल्कुल पहुंचना चाहिए। और जो इनकी स्कीम्स हैं और वो जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। तो लेकिन हमारे देश में व्यापक गरीबी भी है, फूड इंडेक्स को लेके ये तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल सरकार का ऑप्टिकल फाइबर को लेके ये कहना है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या ये लॉकडाउन में चल रहा था या नहीं चल रहा था। तो 6.5 लाख गाँव को ये मिलेगा। अब जो है वायुसेना को जो है कितने पायलट्स चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 405 की बात की गई है। इसको हम अगले स्लाइड देख लेते हैं। इसमें जो है कि केंद्र सरकार ने जो है लोकसभा में एक कहा है कि वायुसेना को जो है 405 पायलटों की जरूरत है। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो है श्रीपद नायक, मैं फिर से बोलता हूं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो है श्रीपद नायक, इन्होंने ये बताया था उसमें एक तरीके से लोकसभा को ये बताया गया था कि 4239 यानी कि 4239 4239 पायलटों की
मंजूरी है, लेकिन अभी जो है हिंदुस्तान के अंदर 3834 पायलट्स हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि 405 पायलटों की कमी है। और इन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो 260 विमानों से पायलट को प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि जो ट्रेनिंग होती है उनकी, उसके लिए 260 विमान है और 4239 पायलटों की मंजूरी है, लेकिन जो है उसमें 405 पायलटों का शॉर्टफॉल है और 3834 पायलट ही अभी इस वक्त देश में हैं। तो इन्होंने ये भी कहा कि जो चीन पर जो है हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले के सवाल में उन्होंने फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर के गवर्नमेंट का क्या रुख है। तो फिलहाल चीन पर एक तरीके से इसको उन्होंने, और ये वैसे भी डिफेंस का गोपनीय मामला है, इसके लिए डिफेंस बेटर होगा, इसके लिए पार्लियामेंट शायद राइट फोरम नहीं है। तो बहरहाल जो भी इसमें बात है, ये डिफेंस के मामले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल सीक्रेसी वाले होते हैं। तो चीन पर जो है हाइपरसोनिक मिसाइल को ले हमले के बारे में इन पर कोई कमेंट, नो कमेंट्स कहा, यानी इन्होंने मना नहीं किया है लेकिन हाँ भी नहीं कहा। इस पर जो है अब चाइनीज अग्रेशन को अगर हम बात करें, ईस्टर्न लद्दाख में हम देख चुके हैं, अरुणाचल में पूरा गांव बस चुका है, जो कंक्रीट सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं, तो उसमें जो है कि गवर्नमेंट का ये कहना है, उन्होंने एक तरीके से लोकसभा को बताया कि चीन जो है वो उसके द्वारा जो है बॉर्डर के अक्रॉस जो है सीमा पर जो है तिब्बत में जो है बुनियादी ढांचे के निर्माण की जानकारी सरकार के पास है। तो विदेश राज्य मंत्री ने यहाँ पर कहा है, वी मुरलीधरन जो है विदेश राज्य मंत्री, इन्होंने ये कहा है कि सरकार चीन की हरकतों पर पैनी नजर बनाए हुए है, इन गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से ये भी कहना है, सरकार ने बीते 5 वर्षों में जो है बॉर्डर पर सड़कों एवं पुलों के निर्माण का बजट भी जो है बढ़ाया हुआ है। उसके क्वाड को भी आप इसमें देख लें, तो ये जो मामला है ये काफी भारत की जो है सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये चाइनाज अग्रेशन को लेकर के इस पे जो है मंथन भी होना चाहिए और इसको लेकर के जो है बजट्स के साथ साथ जो है इस पे एक व्यापक एक इसकी तैयारी होनी चाहिए। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि किस तरीके से मार्केट्स की में क्या हुआ है, मार्केट्स में किस तरीके की बातें चल रही हैं, और उसके बाद हम ईरान को इसमें पहले देख लेते हैं। ईरान के साथ एक न्यूज़ आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो ईरान से जो है कि रुपए के बजाय जो है आपका अन्य मुद्राओं में होगा निर्यात। तो पहले जो है एक टाइम अगेंस्ट रुपीज के कर सकता था, तो ईरान जो है बेसिकली, जैसे हम कल ही बात कर रहे थे कि जो रशिया जो है आपका ये टेक्नोलॉजिकल जायंट है और रशिया के साथ ऑयल है, ईरान के पास ऑयल है और चाइना के पास फॉरेन रिजर्व्स हैं, तो ये जो इनका जो ट्रायो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा इन फ्यूचर। तो ईरान के साथ जो रुपए और ईरान का जो है वो टसल किस तरीके से इसराइल के साथ भी रहा है। इसराइल ने काफ़ी कोशिशें की हैं ईरान को कंटेन करने की मिलिट्रिकली, और जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ एग्रेशन था, और उसके बावजूद जो बाइडन के साथ जो ईरान को लेकर के वो एक टेबल पर नहीं आ पा रहे हैं पूरी तरीके से, तो उसको लेकर के ईरान और अमेरिका का जो टसल है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा टसल है। उस पर हमने पहले भी बात की है, फ्यूचर में भी उस पर बहुत बातें होंगी। तो इसके साथ साथ जो बहरहाल जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इंडिया ईरान रिलेशंस के लिए, तो ईरान से जो है रुपए की बजाय जो है अन्य करेंसीज में जो है कि निर्यात होगा। तो ईरान के खातों में भारतीय मुद्रों की कमी से बंद है निर्यात। तो फिलहाल मौजूदा स्थिति यह है। तो इसमें जो है जो आपका खाद्य मंत्रालय है, इनका ये कहना है कि ईरान के साथ जो है निर्यात को जल्दी दोबारा शुरू किया जा सकता है। तो ईरान के खाते में जो है इंडियन करेंसी जो है उसकी कमी के कारण जो है सभी निर्यात लगभग बंद है, ना सिर्फ ऑयल बल्कि सभी, ऐसा खाद्य मंत्रालय का कहना है। तो दोनों देश जो है इसे शुरू करने के लिए रुपए की बजाय जो है अन्य करेंसी पर कारोबार करने पर सहमति बना रहे हैं या सहमति के करीब हैं। तो एक तरीके से जो खाद्य सचिव हैं सुधांशु पांडे, इन्होंने एक तरीके से इसको रिटर्न रिसोर्स में कहा है कि भारत और यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक में ईरान को जो है एक्सप्रेसो खाते हैं, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि किन बैंकों के खाते एक्सप्रेसो हैं ईरान के अंदर, तो यूको बैंक आपका सही आंसर होगा और आईडीबीआई बैंक आपका सही आंसर होगा। इसलिए हमने इस न्यूज़ को कवर भी कर रहे हैं। और इसमें जो है कि ईरान को जो है भारत की ओर से दिए गए जो है इसमें रुपए एकत्रित होते हैं, यानी कि आपका यूको बैंक और आईडीबीआई बैंक के अंदर इंडिया जो पैसे देते हैं रुपीज में, तो वो इकट्ठे होते हैं इनके अंदर। तो पिछले कुछ महीनों में, और इसके बाद जो है ईरान जो है भारतीय उत्पादों के लिए जो है वो भुगतान करते हैं। इसके साथ पिछले कुछ महीनों से जो है दोनों बैंकों में ईरान के खातों पर भारतीय मुद्रा जो है वो समाप्त हो चुकी है, जिससे जो है निर्यातकों को समय पर जो है भुगतान नहीं मिल पा रहा, यानी कि एक्सपोर्टर्स को नहीं मिल पा, इंडियन एक्सपोर्टर्स को नहीं मिल पा रहा है। तो इस कारण जो है, यानी कि ऑयल के अलावा भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो इस कारण जो है इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है इन्होंने ईरान को चीनी, चाय पत्ती और इसमें राइस यानी कि चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो दोनों देश जो है इस मसले को हल करने पर बातचीत कर रहे हैं और अन्य किसी मुद्रा पर लेन देन की सहमति जो है जल्द बन सकती है और वो बनानी ही होगी। तो ईरान ने जो है पिछले साल भारत से जो है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 11 लाख टन चीनी का आयात किया था, यानी कि ईरान जो है हमसे चीनी का आयात करते पिछले साल 11 लाख टन किया था।
था, जबकि चावल का भी वो सबसे बड़ा खरीदार है। तो ईरान जो है हमारे लिए सिर्फ ऑयल के अलावा नहीं, बाकी चीजों में भी एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर के तौर पर उभरा है। तो इसमें ये लगा था, अब ये जो प्रतिबंध है ये क्यों लगा था, इसकी वजह क्या थी? तो इसमें जो है कि डॉलर कारोबार, इसमें एक तरीके से लगा था, इसमें डॉलर में कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ईरान के साथ तनातनी के बीच जो है अमेरिका ने किसी भी देश के साथ डॉलर में कारोबार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था, डॉलर में नहीं होगा ट्रेड। और इसके साथ ही भारत को भी ईरान से कच्चा तेल नहीं खरीदने की इसमें बात कही गई थी। तो उस वक्त जो है इंडिया जो है थोड़ा सा अनडिसाइडेड था, असहज था रादर। तो इसके बाद जो है भारत ने ईरान से तेल आयात लगभग बंद हो गया वक्त के साथ, और ईरान के पास भी सभी भारतीय मुद्राओं की कमी होती गई। लेकिन यूसीओ बैंक और आईडीबीआई, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट से याद रखिएगा। और इस कारण जो है जो ईरान जो है भारतीय एक्सपोर्टर्स जो है इनके उत्पाद के बदले भुगतान नहीं कर पा रहा है। तो ये जो इसमें अमेरिका भी है थोड़ा सा, तो ये खबर जो है आपको इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि नीति आयोग की तरफ से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, एक तरीके से सरकार के कैपेक्स को लेके, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके इस पे बात हुई है। तो सरकार के खर्च बढ़ाने से जो है औद्योगिक जो गतिविधियां हैं इसमें तेजी आने की पूरी संभावना है, ऐसा कहना है अमिताभ कांत का, सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो इसके जो इनका कहना यह है कि जो सरकार का खर्च बढ़ने, टीकाकरण में तेजी लाने और अटके जो सुधार हैं यानी रिफॉर्म्स हैं उनको लागू करने से होगा क्या कि जो औद्योगिक गतिविधियां हैं इसमें और ज्यादा तेजी आएगी, जो अभी थोड़ी सा शिथिल पड़ती दिख रही हैं। और इसके साथ साथ जो है ये हो कहाँ रहा था, ये बात जो उन्होंने कही है, ये इंडिया ब्रिटेन यानी कि भारत ब्रिटेन व्यापार परिषद के कार्यक्रम के दौरान ये कहा था इन्होंने। तो कोरोना महामारी के कारण ब्रिटेन की इकोनॉमी को भी बहुत बुरे, इसमें हमने 2 लेक्चर्स किए हैं। ऋषि सुनक जो वहाँ के चांसलर ऑफ एक्सचीकर हैं, उनकी क्या समस्या है, कैसे स्टेप्स लिए हैं, तो उस पर हमने 2 लेक्चर्स बनाए हुए, प्लीज देखिएगा। तो भारत ब्रिटेन व्यापार जो है ये व्यापार परिषद के कार्यक्रम में ये सब हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। हालांकि जो है कि झटकों से उबरने में सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं, उनके सकारात्मक रिजल्ट्स भी हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उसमें आपका राजकोषीय, वित्तीय एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार जैसे कदम शामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनसे कोई इनकार नहीं है, और ये पॉजिटिव कदम है, अच्छे कदम है। तो इन सुधारों से अर्थव्यवस्था में वी आकार की, इसको लेकर के डिबेट हो सकता है कि वी आकार है या के आकार है, के आकार रिकवरी है, इसमें सुधार देखने को मिला। तो इस कारण जो है भारत में सबसे ज्यादा जो है पसंदीदा निवेश का एक तरीके से डेस्टिनेशन बना इमर्जिंग कंट्रीज में। इस पर हमने पहले एक वीडियो किया था काफी पहले, तो किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में इंडिया उस वक्त बहुत अच्छा कर रहा था, इन टॉप में ही था। तो इसके साथ साथ जो है फिच की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो फिच है रेटिंग एजेंसी, इन्होंने 1.8% जो है विकास दर का अनुमान जो है इन्होंने बढ़ा दिया था। तो रेटिंग एजेंसी ने 2021-22 के लिए जो है भारत के विकास दर के अनुमान को 1.8% बढ़ा दिया है, यानी कि अब 12.8% हो गया है। तो लॉकडाउन और मंदी से उबर रही जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें सुधार के अनुमान से ज्यादा तेज है। ये बात आरबीआई ने कही है, ये बात नीति आयोग ने कही है, ये बात चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कही है, ये बात फाइनेंस मिनिस्टर ने कई मौकों पे कही है। तो बहरहाल अब इसे फिच भी यही कह रहे हैं, फिच रेटिंग से भी यही कह रहे हैं। तो इसके अगले वर्ष में जो है पहले जो इन्होंने था कि इन्होंने जिसको रिवाइज किया, पहले इन्होंने 11% की विकास दर की थी, और इसके साथ साथ जो है आपका इसके साथ साथ जो है अब ये 12.8 की बात करें, यानी कि 1.8% का बहुत बड़ा इन्होंने अपने को रिवाइज किया है। और अगर हम एसबीआई की बात करें, इसके अनुसार जो है जो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो है आर्थिक प्रदर्शन में अपने संशोधित जो है इनका अनुमान से ज्यादा बताया गया। इस पर हम थोड़ी देर में और आते हैं। इससे पहले हम 2-3 खबरें और इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। जैसे ई कॉमर्स कंपनी जो है इसमें जो है आपका भारतीय इकाई पर डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा। तो भारत में आयकर नहीं देने वाली जो विदेशी कंपनियों को देना होगा 2% टैक्स। तो ये बहुत, और जिस तरीके से ये इसमें केन्स के खिलाफ जो मामला गया है, भारत उसमें अपील के लिए चला गया केंद्र सरकार। तो एक समान कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराने के जो प्रयास हैं, इसके तहत जो है सरकार ने फैसला किया है कि उन विदेशी जो ई कॉम कंपनीज हैं, ई कॉमर्स की जो कंपनीज हैं, उन पर जो है 2% का डिजिटल टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, जो अपनी इंडियन जो भारतीय इकाइयों के जरिए जो है देश में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करती हैं। तो इससे एक तरीके से जो डोमेस्टिक इकाइयां हैं ई कॉम को लेकर के, उनको प्रोटेक्शन या उनसे कोलैबोरेशन करना होगा, वरना 2% का टैक्स इनको बनता है। तो इसमें जो फाइनेंस बिल जो 21, जिसको हमने शुरुआत में ही कहा था कि राज्यसभा के द्वारा ये बिना किसी संशोधन के पास कर दिया गया है, तो विधेयक में इसमें कहा गया है कि संशोधन से स्पष्ट है कि जो विदेशी ई कॉमर्स है मंचों से 2% का डिजिटल टैक्स नहीं देना होगा। तो फिलहाल ये है कि कितने परसेंट का टैक्स, क्वेश्चन ये पूछे कितने परसेंट का टैक्स रिड्यूस करने की बात की गई है, तो 2, 3, 1.5, 3.5 ऐसे कर दिया जाएगा, तो 2% नहीं देना
होगा। और अगर उनका भारत के साथ कोई स्थायी उद्यमी है या वे यहाँ किसी प्रकार से आयकर देते हैं, अगर वो किसी प्रकार से यहाँ पे टैक्सेस देते हैं, तो हालांकि उन विदेशी कंपनियों को डिजिटल टैक्स देना होगा जिनको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं देते हैं। तो अप्रैल 2020 से लागू डिजिटल टैक्स जो है केवल उन विदेशी कंपनियों को चुकाना होता था, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, जिनकी सालाना आय जो है 2 करोड़ से ज्यादा है और जो भारतीय ग्राहकों को वस्तु व सेवाएं जो है ऑनलाइन बेचती हैं। तो ये किसके थ्रू था? अप्रैल 2020 के बाद इसे डिजिटल टैक्स के तौर पे इसे लागू कर दिया। तो इससे डिजिटल टैक्स को लेकर के क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकता है। और इसमें अगर अब हम बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई की, इसमें जो है कि आईसीआईसीआई बैंक ने नेट बैंकिंग से जो ईएमआई पर जो है उससे जो है अब आप सामान को खरीद सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस बैंक ने ये कहा है नेट बैंकिंग के थ्रू ईएमआई पे आप सामान खरीद सकते हैं, तो आपका सही आंसर होगा आईसीआईसीआई। तो इसके साथ साथ जो है इसमें जो मासिक सामान खरीद सकते हैं, तो इन्होंने अपने इंटरनेट बैंकिंग मंच पर एक तरीके से कहा है, तो इसको ईएमआई एट इंटरनेट बैंकिंग ये सेवा जो है किसने शुरू की? क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ईएमआई एट इंटरनेट बैंकिंग कौन से बैंक की सेवा है? तो आपका सही आंसर होगा आईसीआईसीआई। और इसके जरिए जो बैंक है जो लाखों प्री अप्रूव्ड ग्राहकों को बिना किसी एडिशनल टैक्सेस के 5 लाख रुपए तक लेन देन का जो डिजिटल तरीके से तुरंत इसमें 3, 6, 9 और 12 महीने में ईआई में बदल सकता है। तो ये बैंकिंग शुरू करने वाला देश का ये पहला बैंक है, यानी आईसीआईसीआई जो है इस तरह की स्कीम को लाने वाला पहला बैंक है, ये आपको याद रखना होगा। और इसके साथ साथ जो होगा उसके लिए जो है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जो बिल्डेक्स एवं रेजर पे के साथ करार किया गया, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीआई आपको दिया जा सकता है, गूगल पे दिया, इसको क्या कहते हैं फोन पे, लेकिन आपका बिल्डेक्स और रेजर पे के साथ इसका करार हुआ है। तो आईसीआईसीआई का करार, ये क्वेश्चन इससे बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद जो इंडिगो की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, उन्होंने ग्राहकों को लॉकडाउन में जो टिकट्स रद्द किए गए थे 1030 करोड़ जो है इन्होंने लौटा दिए हैं। तो इसके जो एक तरीके से ग्राहकों को जो बकाया राशि जो है जो कुल बकाया राशि का जो है आपका 99.95%, यानी कि 1030 करोड़ जो लौटा दिया गया है ये करीब करीब 99.95% है। तो ऑलमोस्ट 0.5% ही बचा है। तो इसमें जो है कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि विमान कंपनी ने उन ग्राहकों को जो 31 मार्च 2021 तक पैसे लौटाने का निर्देश दिया गया था, जिनकी जो उड़ानें थी, जिनकी अवधि जो थी 25 मार्च से 24 मई 2020 तक के दौरान रद्द कर दी गई थी। तो ये इसको पैसा लौटा दिया था, लेकिन काफी देर से हुआ है, लेकिन बहरहाल ग्राहकों को इसमें सुकून है कि चलो मिल तो गया। इसके बाद हम 3 छोटी सी न्यूज और कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा मार्केट्स पे चले जाएंगे, आईपीओस पे चले जाएंगे। इसके बाद जैसे कि राणा कपूर का जो डीमैट है, इसके खाते को जब्त करने का आदेश जो है वो सेबी ने दिया है। एक तरीके से इनका जो है ये कार्रवाई जो है 1 करोड़ की बकाया वसूली होगी, तो उसमें एक तरीके से जुर्माने का भुगतान नहीं किया था क्योंकि इन्होंने, और जिस पर जो है 4.56 लाख का ब्याज भी देना होगा। बहरहाल सेबी का इस तरीके से कहना है। और अडानी ग्रीन ने जो है स्टर्लिंग से जो है सौर परियोजना खरीद ली है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अडानी ग्रीन ने किससे खरीदी है सौर परियोजना? तो स्टर्लिंग से खरीद ली है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने स्टर्लिंग एंड विल्सन से 75 मेगावाट सौर परियोजना से खरीद ली है। और ये जो सौदा है ये करीब करीब आपका 446 करोड़ में हुआ है। तो इस अधिग्रहण के साथ ही जो अडानी ग्रीन के पास जो अब है जो क्षमता है इस वक्त मौजूदा, वो है 15,240 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परिचालन क्षमता हो गई, यानी कि 15,240 और ये 446 करोड़ का है। और ये जो है स्टर्लिंग एंड विल्सन से इन्होंने 75 मेगावाट की परियोजना 446 करोड़ देकर के खरीद ली है। तो पूछा जा सकता है कि अडानी ग्रीन ने किससे खरीदी है, और अब उनके पास कितना है? तो 15,240 ग्रीस के एक तरीके से मेगावाट की अक्षय ऊर्जा, ये आप याद रखिए, अक्षय ऊर्जा की उसमें क्षमता उनकी हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट्स की। जिस तरीके से संक्रमण हुआ कोविड की जो हुआ उससे बाजार सहमा, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी थे इसमें कुछ, और एक माह में सबसे बड़ी गिरावट के तौर पे देखा गया। और इसमें जो है कि सेंसेक्स जो है 871 अंक और निफ्टी जो है 265 अंक और 7 लाख करोड़ का निवेशकों को नुकसान हुआ है। और इसमें जो है कि एक तरीके से एक दिन में जो है 3.27 लाख करोड़ का जो निवेशक डूब गए थे। और इसमें जो है कि 202.48 लाख करोड़ का पूंजीकरण इसमें हुआ है। तो बाजार में बड़ी गिरावट से बीएसआई में जो सूचीबद्ध कंपनी का जो बाजार यानी मार्केट कैप जो है वो आपका 3,27,967.71 करोड़ से गिरकर जो है आपका 202.48 करोड़
लाख करोड़ जो है वो पहुंच गया, यानी कि बहुत मैसिव इसमें है। इसमें एक दिन में बाजार की पूंजी जो है करीब करीब 205.76 लाख करोड़ रुपए एक तरीके से इसमें हो गई थी इसमें। और बीएसआई में जो है कि करीब करीब 3124 शेयरों में कारोबार हुआ, जिसमें 837 जो बढ़त हैं, और उसके बाद जो है 2119 जो गिरावट के साथ बंद हुए, यानी कि मैसिव टर्मोइल ऊपर नीचे, वोलेटिलिटी काफी हद तक देखी गई इसमें। तो इसमें जो मुख्यतः बात जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो है, जब इसके आंसर्स लिखे जाएंगे उसमें एक कि किन वजहों से ऐसा हुआ। तो बाजार ढहने के जो है आपको 5 कारण जो है वो पता होने चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था कि 24 घंटों में कोरोना के जो 47,000 से ज्यादा मामले हैं उससे बाजार सहमा, और ये लगातार जो है 5वां दिन है जब संक्रमण जो है 40,000 के ऊपर रहा, तो ये बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ अमेरिका सहित अधिकतर बड़े बाजारों में गिरावट का माहौल रहा, और एशिया और यूरोपीय बाजार भी जो है इसकी जद में आ गए। इसके साथ साथ जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और बैंकिंग क्षेत्र में कंपनियों के अलावा कई ब्लू चिप कंपनियों के निवेशकों ने एक तरीके से मुनाफा वसूली की। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग क्षेत्र के अंदर भी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी। तो उत्तर कोरिया में मिसाइल परीक्षण से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ इसकी आशंका बढ़ गई है तनाव की, उस वजह से भी मार्केट हुआ। और निफ्टी का जो सूचकांक है 14,700 के अनुमानित दायरे से नीचे आ गया, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनके अंदर एक नकारात्मक सेंट, यानी कि निफ्टी का जो फॉल था उसने तो इन सारे पांचों कारणों को मोटा मोटा जो है उनकी वजह से जो है शेयर बाजार में इस तरह की गिरावट आई है। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है वो ये जो है, जो वोलेटिलिटी इस वक्त मार्केट्स में चल रही है वो जो है आईपीओ का गणित बिगाड़ सकता है। और इसमें जो आईपीओ का जो रुझान है, जो अभी तक भी थोड़ा बहुत ठीक गया था, लेकिन इसमें जो है कि आरपीओ पे इस पे करेगा। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 25 मार्च को सूची बंद हो जाएगी, नजारा टेक्नोलॉजी 30 मार्च को सूची बंद होने की बात ही है, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो है 25 मार्च को, और ये आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 30 मार्च को सूची बंद होगा, कल्याण ज्वेलर्स इसको लेकर के सूचीबद्ध, ये काफी न्यूज में रहा। तो इन सब के मुताबिक जो है इनका जो थोड़ा सा अर्थमेटिक है उससे झटका लगेगा। हम शेयर मार्केट पे जब इन मार्केट्स के वोलेटिलिटी में फीचर बनाएंगे तो उस वक्त मैं इनको बहुत डिटेल से इस पे डिस्कस करूंगा कि किस किस तरीके से ये सब हुआ है, इसके फैक्टर्स क्या हैं। अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो चीफ जस्टिस जो है हमारे इंडिया के, जो आउटगोइंग हैं एक तरीके से, एस ए बोम्बाडे जी, ऑनरेबल जस्टिस एस ए बोम्बाडे सीजीआई हैं, ये इन्होंने रिकमेंड किया है जस्टिस एनवी रमन्ना को अपने सक्सेसर के तौर पर। और जो 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जिस तरह का कन्वेंशन रहा है, एक परंपरा रही है नॉर्म्स और सीनियोरिटी के हिसाब से, तो 48 में जो होंगे इनकी पूरी संभावना है कि जस्टिस जो है एनवी रमन्ना जो है अगले सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इसके मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात निकल करके आई है। इसके साथ साथ एक चीज जो और हुई है वो ये हुई है कि डीपीआईआईटी एक तरीके से सेटअप करेगा ई कॉम की एफडीआई पॉलिसी को ई रिटेलर्स के साथ। इस पर जो बात होगा, इस पर हमने पहले भी बात की है, तो इसके मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कर रहा है ई कॉम के साथ, ई रिटेलर्स के साथ। तो डीपीआईआईटी जो है ये इस पे सक्रिय भूमिका इस पे जो है ये निभा रहे हैं। तो इनकी तरफ से हमने पहले भी बात की है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ड्यूटी रिविजन्स और फाइनेंस बिल में एक चीज भूल गया, इसमें सनसेट क्लॉज की भी बात की गई है। मोटा मोटा फाइनेंस बिल में हम सेपरेट फीचर करेंगे तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो है 60 ट्रिलियन जो है ये स्पेंड किए जा रहे हैं ग्रीन हाईवेज के ऊपर, ऐसा नितिन गडकरी का कहना है। तो गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है करीब करीब 7 लाख करोड़ जो है ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवेज बनाने पे खर्च करेगी, जिससे क्या होगा कि स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन होगा, उससे पोल्यूशन रिड्यूस होगा, ऐसा नितिन गडकरी का। और इसमें इंडिया रेटिंग्स की मैं बात कर दूं, जो इसमें प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जिसको बजट में भी जिक्र किया गया था, उसके बाद 2 नाम और आ गए थे। तो इस पे हमने प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स में 2 फीचर मुझे याद है मैंने बनाए हैं, बड़े रिसेंट ही बनाए, आपको मिल जाएंगे इजीली। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट जो है डिसअपियर हो जाएगा, तो इसको लेकर के एक चिंता उन्होंने बताई है। जिस तरीके से अपोजिशन भी चल रही है इसको लेकर के, एक नेगेटिव माइग्रेशन होगा और लॉन्ग टर्म इशू रेटिंग्स में टायर होंगे, ऐसा उनका अपना मानना है इंडिया रेटिंग्स का। लेकिन बहरहाल इसको जो है सरकार इस पे आगे बढ़ गई है। और इसके साथ साथ जो है NHAI के जो प्लान्स हैं, ये करीब 600 जो है वे साइड अम्यूनिटीज बनाने की इन्होंने बात की है। जैसे मैंने कहा आपसे 7 लाख करोड़ का इसमें खर्चा आने की बात की गई है। और इसके साथ साथ जो है SBI की रिपोर्ट का जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उस वक्त जो है बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु जो है इनका जो है ये लाइकली जो है ओवर एस्टिमेटेड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है इनकी, इनके जो रिवाइज एस्टिमेट्स हैं, ऐसा जो है अर्थशास्त्रियों का SBI में इसका कहना है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टेट्स हैं आपके, ये अपना रिवाइज एस्टिमेट्स जो थे ये इनको एग्रीवेट कर जाएंगे,
और नेशनल जीडीपी जो होगा, ये जो होगा आपका 3% जो होगा, ये आपका नॉमिनल बेसिस पे ग्रो कर जाएगा, जबकि एनएसओ का इसमें एनएसओ की तरफ से बिल्कुल विपरीत होगा, ये जिन्होंने एनएसओ ने कहा है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जो स्टेट्स का, राज्य सरकारों का जीएसडीपी है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो यहाँ पे बात करें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, उनका जो है कि अंडर को रिवीजन इसमें आएगा। तो इसको लेकर के एक आरबीआई एसबीआई का अपना सोचना है, एनएसओ का अपना सोचना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस पे कौन क्या कह रहा है। अब एक बात हमने की थी, एक फोरम सेटअप हुआ है कोऑपरेटिव ग्रोथ सेक्टर के लिए, उसमें जो है ये सीडीएफ के कौन हेड कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ये चेयरमैनशिप जो है इसकी यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु को, और जो रिवैम्प करेंगे या रिवाइटलाइज करेंगे कोऑपरेटिव सेक्टर को, जो होल्ड करता है बहुत बड़ा पोटेंशियल, और जिससे क्या है कि देश की जो है आर्थिक ग्रोथ को काफी इससे बल मिलता है। तो सीडीएफ जो है इसको रिवैम्प और रिवाइटलाइज करने के लिए सुरेश प्रभु को इसके लिए चेयरमैनशिप के अंदर ये बनाया गया। और एक पॉलिसी मैंने आपसे कहा था कि जो एक तरीके से डेवलप की जा रही है सी कोस्ट पे, तो ऐसा मांडविया जी का कहना है। तो ये पॉलिसी जो है ये एक तरीके से जो सी कोस्ट में ये करीब करीब इसमें 225 प्रोजेक्ट्स हैं, इसके में आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, ऐसा कहना है यूनियन मंत्री मनसुख मांडविया का। इन्होंने जो पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज मिनिस्टर हैं, ये 225 प्रोजेक्ट जो हैं, यानी कि जो एक तरीके से सी कोस्ट को लेके बहुत कुछ इसमें तेजी आने वाली है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ग्राम उज्ज्वला को लेके, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। जो ऊर्जा मंत्री हैं यानी पावर मिनिस्टर जो आरके सिंह हैं, उन्होंने लॉन्च किया है ग्राम उजाला स्कीम, और ये कहाँ लॉन्च हुई है, आपकी वाराणसी में लॉन्च हुई है। अब ये ग्राम उजाला जो है उज्ज्वला से ना जोड़ करके, इसमें जो है एलईडी बल्ब जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे हर एक हाउस होल्ड को 10 रुपए के प्राइस पर। तो इसको साथ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, तो ये जो है आपका 10 रुपए के प्राइस पर आपको एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। तो ग्राम उजाला योजना जो है ये इसको जो है ऊर्जा मंत्री ने इसका वाराणसी में एक तरीके से इसको लॉन्च किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो है हम इसमें तमाम बातें हम इसमें कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो ये निकल करके आती है कि जो इसमें जिस पॉलिसी मेकिंग, इसलिए आपको सुनना चाहिए। जो सरकार जो आगे जा रही है, जिसकी पॉलिसी है, जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लोग हैं, जो थिंक टैंक्स पे हों, चाहे सरकार के अंदर हों, चाहे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हों, तो ये सब मिला करके आपको अर्थशास्त्र का एक व्यापक रूप मिलता है, जिसको समझने में और जिसके अनुसार देश किस दिशा में जा रहा है, आर्थिक तौर पर इससे सवाल किस तरीके से बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो एक पहलू है। लेकिन एज ए सिटीजन भी आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या जा रहा है, इसमें लाइवलीहुड, पॉवर्टी, लोगों के लिए फायदे कितने हैं, सरकार किस दिशा में जा रही है, कॉर्पोरेट का क्या रोल रहेगा, प्राइवेट पीपीपी मोड में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस तरीके से देखी जाएगी, किस तरीके से निजीकरण की तरफ हम बढ़ जाएंगे, किस तरह से डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इन तमाम बातों का एक तरीके से आधार आपका तैयार हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।